हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश एंड एक बार फिर से आपका उम्मीद जय चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे उनको आज हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0 if the radius of its base is capital R and its height is h, then z0 is equal to। तो बेसिकली आपका जो फिगर है वो आपका कोण है, राइट। तो ये मैंने आपका एक कोण बना दिया, ठीक है। कोण का जो सेंटर ऑफ मास होता है, देखो यहाँ पे इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला लॉन्ग कट। लॉन्ग कट में हम क्या करेंगे, पूरा इसको छोटे छोटे डिस्क में ब्रेक कर देंगे, राइट, और इंटीग्रेट करके हम निकालेंगे। बट चूंकि ये मेन का सवाल है तो ये सब आप कर नहीं सकते, इतना टाइम होता नहीं है, राइट। तो जनरली जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो सेंटर ऑफ मास जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स, उनके सेंटर ऑफ मास हम ध्यान रखते हैं, राइट। तो उसी उसी पे बेस्ड अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, राइट, कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है फ्रॉम बेस, अगर बेस से देखें तो वो होता है h/4 हाइट पे, राइट। ये आपने फाइंड किया होगा। तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। उसका हाइट फ्रॉम बेस होता है h/4, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने सेंटर ऑफ मास लिखा है वो वर्टेक्स से लिखा है विच इज z0। तो वर्टेक्स से अगर मेजर कर रहे हैं वर्टेक्स से, राइट, तो दिस z0 इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर ये पूरी हाइट आपको गिवन है h, अगर ये पूरी हाइट h गिवन है तो z0 आ जाएगा आपका h माइनस h/4 विच इज 3h/4, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आंसर देखें तो वर्टेक्स से सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, 3/4h। ओके, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो दैट्स इट एज फार एज फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क on a body about its center of mass, then the velocity of the center of mass remains constant। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू को वन बाय वन पढ़े। तो स्टेटमेंट वन में जैसा कि लिखा है कि अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो क्या बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, राइट। मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी ले लेता हूँ, ये रैंडम एक बॉडी ले लिया और मान लो उसका सेंटर ऑफ मास ये है। अब मैंने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया एंड दैट फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर इस फोर्स का मुझे टॉर्क निकालना है तो क्या आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि उसी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है फोर्स, राइट। बट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जो हम F इज इक्वल टू ma करके निकाल सकते हैं। तो अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन आ गया है तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं हो सकती है। तो दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल शो करता है कि अगर बॉडी का एक्सटर्नल टॉर्क अगर बाय चांस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो हो भी जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, राइट। लीनियर एक्सेलरेशन हो सकता है। तो स्टेटमेंट वन आपका गलत हो गया, और जैसे स्टेटमेंट वन गलत हो जाता है तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बट एक बार फिर से हम स्टेटमेंट टू को भी देख लेते हैं। हाँ, स्टेटमेंट टू को देखें, द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये डिपेंड करता है, राइट, कि लीनियर मोमेंटम जो है, देखो हमने थियोरी में पढ़ा था कि अगर कोई आइसोलेट कोई सिस्टम है, सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, राइट, मतलब वो सिस्टम किसी भी और चीज से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस सिस्टम का मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। तो इसमें अगर स्टेटमेंट टू को देखेंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि वो सिस्टम और सराउंडिंग से वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। अगर सराउंडिंग से वो सिस्टम इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इंटरनली लग सकते हैं
क्योंकि इंटरनली तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट लीनियर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है उसको चेक लगाने के लिए आप एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे, राइट। अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है सिस्टम पे तो आप बोलेंगे लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट। तो दैट्स इट एज फार एज सेकंड क्वेश्चन इज कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Two particles A and B initially at rest move towards each other by a mutual force of attraction. At the instant when the speed of A is v and the speed of B is 2v, the speed of the center of mass of the system is. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पार्टिकल है A और B इनिशियली रेस्ट पे थे, अब वो क्या हो रहे हैं अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण अपने एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, राइट। तो जब दोनों एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ A is v एंड स्पीड ऑफ B is 2v, उस इंस्टेंट पे हमें बताना है कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, राइट, उसकी स्पीड क्या होगी, राइट। अब यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दूं, जो कि अगर मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास का अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है m1v1, अगर दो पार्टिकल है तो m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। ये फॉर्मूला लगा के हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट जब मैं फॉर्मूला लगाने लगता हूँ तो मैं ये रियलाइज करता हूँ कि यहाँ पे पार्टिकल्स का मास तो है ही नहीं, राइट। तो हम थोड़ा सा एक और लेवल ऊपर जाके थोड़ा सा सोचें तो हम ये सोच पाते हैं कि यहाँ पे दो पार्टिकल्स जो हैं वो क्यों अपने एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है। और अगर इन दोनों पार्टिकल्स को मैं एक सिस्टम ले लूँ, राइट, अगर इन दोनों पार्टिकल्स को मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ तो ये दोनों पार्टिकल्स आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं ये सिस्टम के लिए एक इंटरनल फोर्स हो गया, राइट। और अगर ये इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गया है तो मतलब टू पार्टिकल सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। और अगर टू पार्टिकल सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो गौर फरमाइए जरा, अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, इस पार्टिकल सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, राइट, तो इस पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, राइट, इस पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो हो जाएगा 0, राइट। अब ये जो सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इज 0 और इसका एक्सेलरेशन है 0। तो क्या सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी आ पाएगी क्या कभी? तो कभी भी आप देख लें तो हमेशा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 ही रहने वाली है, क्योंकि इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था और सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हमेशा 0 ही रहने वाली है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं हम? तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज 0, राइट, ऑलवेज 0। क्यों 0? इसका मैं एक रीजन दे चुका हूं, राइट, क्योंकि एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल का जो सिस्टम है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, दैट इज व्हाई acceleration of center of mass is 0, and we know that system is at rest initially, so velocity of center of mass is also 0 initially and there is no acceleration, so center of mass ka velocity is 0 forever, right? so answer is D। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा D, alright। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट ये क्वेश्चन एट द एंड ये क्वेश्चन 1980 में मतलब 80s में आया था, राइट। तो 80s में फिर से मैं वही बोलूँगा कि आपको 2 घंटा मिलता है और कुछ 10-12 सवाल होते हैं, तो आपके पास एम्पल टाइम होता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। बट यही क्वेश्चन इस सिनारियो में, अभी के सिनारियो में अगर आता है, राइट, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो आ सकता है, बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल वे में आएगी, क्योंकि इस कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है इसमें, राइट। तो इसका जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। A circular plate of uniform thickness has a diameter of 56 centimeter. A circular portion of diameter 42 centimeter is removed from one of the edge of the plate as shown in the figure. Find the position of center of mass of the remaining portion. तो पहले एक डिस्क थी, उस डिस्क में से हमने 42 सेंटीमीटर का 42 सेंटीमीटर के डायमीटर का जो डिस्क है ना वो रिमूव कर दिया, तो वो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो हमें बताना है, राइट। तो ये क्वेश्चन है, राइट।
ये क्वेश्चन उस जमाने में जब आया था तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था जिसमें आपको पूरा डिटेल्ड आंसर देना होता था, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? इस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा तरीका यही है, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट। नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमने कैविटी बना दी है, जहाँ से हमने जिस पार्ट को रिमूव कर दिया है ना, वहाँ पे फिर से आप वो पार्ट लगा दो और ये एज्यूम करो कि वो पार्ट का मास नेगेटिव है, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट, राइट। सो यहाँ पे जिस पार्ट से हमने रिमूव किया है मास, उस पार्ट पे फिर से आप मास लगा दो और अज्यूम करो कि वो मास नेगेटिव है, राइट। तो अब देखें, तो अगर मैंने यहाँ पे फिर से एक मास लगा दिया, तो अब इस सिस्टम का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट, तो जो पूरी कंप्लीट डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका उसके सेंटर पे आएगा, राइट, और जो नेगेटिव मास वाला डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास उस डिस्क के सेंटर पे होगा, तो यहाँ कहीं होगा, राइट। तो इस पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लेता हूँ और मेरा जो एक्स एक्सिस है मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, राइट। ये मैंने एक्सिस सिस्टम भी बना दिया है। जो बिगर डिस्क है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उस पर मैंने ओरिजिन ले लिया है, और जो रिमूव कर दिया है जहाँ पे मैंने नेगेटिव मास लगा दिया है जिस डिस्क में, वो ये पॉइंट है, राइट। तो बस यहाँ पे आप कर लो, राइट। ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर इस डिस्टेंस की बात की जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज दिस डिस्टेंस? तो ये डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 सेंटीमीटर निकल के आता है। दिस डिस्टेंस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है हमारा वो लगा देते हैं, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, वाई कोऑर्डिनेट तो एनीवे 0 है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस सिस्टम, राइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम निकालना चाहें तो फॉर्मूला हमारा क्या है? मास m1 x1 प्लस मास x2 मास m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। m1 किसका मास है? m1 है कंप्लीट डिस्क का मास। m2 किसका मास है? वो नेगेटिव मास वाली जो डिस्क है ना उसका मास है, राइट। तो m1 और m2 निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो m1 हमारा क्या हो जाएगा? m1 है आपका कंप्लीट डिस्क का मास, राइट। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क का मैं क्या लेता हूँ, मास पर यूनिट एरिया में अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस डिस्क मैं अज्यूम कर लेता हूँ सिग्मा, राइट। तो सिग्मा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उस बिगर डिस्क के एरिया से, सरफेस एरिया से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मास m1 मिल जाएगा, राइट। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पाई इंटू इस बिगर डिस्क का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो अगर मीटर में बात करें तो 28, या सेंटीमीटर में बात कर लेते हैं, राइट। मीटर में भी बात कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बात कर सकते हैं। तो हम सेंटीमीटर में बात कर लेते हैं, राइट। तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, राइट। तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया आपका मास m1। फिर मास m2 की बात करते हैं तो सिग्मा इंटू पाई, और यहाँ आ जाएगा जो नेगेटिव मास वाला डिस्क है उसकी रेडियस आपकी क्या हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 21 का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये नेगेटिव मास हमने लिया है तो क्योंकि ये नेगेटिव मास हमने लिया है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन लगा दिया, राइट। तो m2 आपका नेगेटिव मास हो गया। अब ये जो डेटा है आप पुट कर दें XCM वाले फॉर्मूले में, राइट, विच इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो रखते हैं हम XCM, देखो क्या आ जाएगा। मास m1 हो गया सिग्मा इंटू पाई इंटू 28 का होल स्क्वायर, और x1 क्या हो जाएगा? जो बिगर डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे ही है, तो x1 आपका 0 हो जाएगा, राइट। प्लस जो m2 है वो नेगेटिव मास है, वो क्या है? माइनस सिग्मा पाई 21 का होल स्क्वायर, राइट, और मल्टीप्लाई विथ x2। जो नेगेटिव मास वाले डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है? 7 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज सिग्मा इंटू पाई 28 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई 21 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपका हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, राइट। देखो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, तो आपका जो XCM है वो कुछ ऐसे आ जाएगा। XCM जो आपका आने वाला है, राइट,
वो आ जाएगा ये 0 हो गया, दिस इज 0, यहाँ आ जाएगा माइनस सिग्मा पाई 21 का होल स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई 28 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, राइट। ये आपका एक्सीएम आ जाएगा। सिग्मा पाई से सिग्मा वाई कैंसिल आउट हो गया, बस इसको आप सॉल्व कर लें, राइट। तो आप सॉल्व कर लें और आपका एक्सीएम आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, बाकी फिजिक्स वाला पार्ट एज सच कुछ है नहीं। अगर आपने ढंग से कैविटी वाले क्वेश्चंस किए होंगे सेंटर ऑफ मास के, तो ये बिल्कुल पीस ऑफ केक वाला सवाल है, राइट। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन एंड में आप देखें, कैलकुलेशन भी कैसी है, 21 का स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से, राइट, डिवाइडेड बाय वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आप कर लें। और फिजिक्स वाला काम मैंने आपको बता दिया है, ऑलराइट। एनीवे कैलकुलेशन भी इजी है, कोई बड़ी नहीं है, आपने इतनी कैलकुलेशन डेली बेसिस पे करते हैं तो ये भी आप कर पाएंगे, ऑलराइट। और अगर आपको मुझसे सीखना है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ऐसा कोई ट्रिक होती ही नहीं है कि इस चीज़ को कैलकुलेशन की मैं कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक बता दूंगा, राइट। कुछ खास ट्रिक नहीं है, सिंपली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक्स सी एम को आप लिख देंगे 21 का स्क्वायर इंटू 7, और नीचे आप एक फॉर्मूला लगा लें जो हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा लें, राइट। तो नीचे क्या आ जाएगा, 28 प्लस 21, राइट, एंड 28 माइनस 21, क्या आ जाएगा नीचे, 21 का होल स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाय 28 38 48 49 हो गए, राइट, नीचे। और यहाँ आ जाएगा आपका 7, 7 से 7 तो गया, राइट। तो ये ऑलमोस्ट आपका कुछ कुछ आंसर आने वाला है, राइट। तो 21 का स्क्वायर आप निकाल लें और उसको डिवाइड कर दें 49 से, तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा ना, वो बेसिकली उसमें आएगा सेंटीमीटर में, राइट। तो 21 का स्क्वायर 49 को आप 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1, तो ये बेसिकली 9 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा, ठीक है। 9 सेंटीमीटर के अराउंड ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, ऑलराइट। तो ये आपके साथ मैंने कैलकुलेशन भी बता दी है कि कैलकुलेशन कैसे की जाए, राइट। बिंग जेई एस्पायरेंट ऐसी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो दैट्स इट एज फार एज सेंटर ऑफ मास का पार्ट 1 इज़ कंसर्न। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो सेंटर ऑफ मास के जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ऑलराइट। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर लें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ऑलराइट। थैंक यू, बाय बाय।